नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय नागरिकता। सुनने में ये शायद थोड़ा सूखा सा लगे, लेकिन असल में ये कहानी है कि कौन हम हैं और हम होने का मतलब क्या है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। किसी भी देश की आबादी को अगर बहुत मोटे तौर पर देखें तो दो ही हिस्से होते हैं, नागरिक और विदेशी। जी। नागरिकों को सारे अधिकार मिलते हैं, विदेशियों को कुछ ही। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, ये अपनेपन की लाइन है। आपने बिल्कुल सही कहा। और संविधान बनाते समय ये सवाल बहुत बहुत बड़ा था। आजादी के ठीक बाद ये तय करना था कि इस नए देश भारत का सदस्य कौन है। हाँ, ये तो सबसे बुनियादी सवाल रहा होगा। बिल्कुल। संविधान बनाने वालों का मकसद साफ था। वे भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे हक और सहूलियतें देना चाहते थे जो किसी और को ना मिले, या राष्ट्र और उसके लोगों के बीच एक खास रिश्ता बनाने जैसा था। वाह, तो मतलब नागरिक होना एक तरह से देश के प्रीमियम क्लब का मेंबर होने जैसा है। हाँ बिल्कुल, जिसके कुछ खास फायदे हैं। तो ये फायदे हैं क्या? हमारे स्रोत इस पर काफी कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो कुछ मौलिक अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 15 जो ये कहता है कि आपके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये नागरिकों को समाज में, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार देता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि बराबरी का एक वादा है। सही कहा। फिर है अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की बात करता है, और अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी। बिल्कुल। इनके अलावा देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, इन सब पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही बैठ सकते हैं। और हाँ, वोट डालने का अधिकार भी तो है। इसमें एक और दिलचस्प पेच है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, शत्रु विदेशी या एनिमी एलियन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो ये कौन होते हैं? जिस देश से युद्ध चल रहा हो उसके नागरिक। हाँ, वो तो है ही, पर मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ उस देश के नागरिक नहीं आते, बल्कि वो भारतीय नागरिक भी आ सकते हैं जो जानबूझकर उस दुश्मन देश में रह रहे हों या व्यापार कर रहे हों। ओहो, ये तो वाकई एक अनोखा कानूनी मामला है ना? तो संविधान ने एक तरह से नागरिकता की परिभाषा की नींव रख दी। लेकिन क्या ये पत्थर की लकीर थी? क्या संविधान ने हमेशा के लिए सब कुछ तय कर दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत ये साफ करते हैं कि संविधान का इरादा नागरिकता पर कोई आखिरी या मुकम्मल कानून बनाने का नहीं था। तो फिर उसने तो बस ये बताया कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। असली शक्ति तो वो संसद को दी गई कि वो भविष्य के लिए नागरिकता से जुड़ा पूरा कानून बनाए। अच्छा, शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जो आज तक इस मामले में सबसे बड़ा कानून है। तो ये तो उस शुरुआती दौर की तस्वीर थी जब देश नया नया बना था और विभाजन की उथल-पुथल भी थी। एकदम। लेकिन जाहिर है देश को भविष्य के लिए एक स्थायी कानून की जरूरत थी। तो यहीं पर 1955 का वो मशहूर कानून आता है ना। एकदम सही। तो पहले अगर हम उस शुरुआती तस्वीर को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 ने मोटे तौर पर 4 तरह के लोगों को नागरिकता दी। पहले, जो भारत में रहते थे और यहीं पैदा हुए थे। दूसरे, जो रहते तो भारत में थे पर शायद उनके माता पिता में से कोई एक यहाँ पैदा हुआ था। और तीसरे, वो लोग जो पिछले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हैं, चाहे वो या उनके माता पिता कहीं और भी पैदा हुए हों। और विभाजन की वजह से जो लोग पाकिस्तान से आए या वहां जाकर वापस आए, उनके लिए भी तो खास नियम थे। हाँ, अनुच्छेद 6 और 7 वो ठीक उसी ऐतिहासिक सच्चाई को दर्शाते हैं। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए एक कट ऑफ तारीख रखी गई थी, 19 जुलाई 1948। अच्छा। इससे पहले आने वाले आसानी से नागरिक बन गए, बाद में आने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और जो पाकिस्तान चले गए थे, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में परमिट पर लौट आए, उनके लिए भी रास्ता बनाया गया था। और अनुच्छेद 8 ने उन भारतीयों को भी नहीं भूला जो विदेशों में रह रहे थे। मतलब ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं थे। नहीं, ये उस दौर के जख्मों पर मरहम लगाने और बिखरे हुए लोगों को एक राष्ट्र में समेटने की कोशिश थी। अब आते हैं 1955 के कानून पर, जो आज की हकीकत को तय करता है। इसके तहत नागरिकता पाने के रास्ते क्या हैं? देखिए, सबसे आम रास्ता है जन्म से नागरिकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ है जो हमारे स्रोत बहुत अच्छे से दिखाते हैं। कैसा बदलाव? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक
भारत का सिद्धांत था धरती का कानून, यानी जूस सॉली। मतलब जो भी इस मिट्टी पर पैदा हुआ वो यहीं का है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। जी हाँ, चाहे वो किसी भी देश के हों। ये तो बहुत सीधी और सरल बात लगती है। थी, लेकिन फिर इसमें बदलाव आया। 1987 के बाद नियम बना कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। और 2003 के संशोधन के बाद ये और भी सख्त हो गया। अब जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता या तो दोनों भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो हम धीरे धीरे धरती के कानून से खून के कानून की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल, जो सैंग्विनिस की तरफ, जहां नागरिकता जन्म स्थान से ज्यादा माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, जन्म और वंश तो समझ आता है क्योंकि वो सीधे सीधे परिवार से जुड़ा है। लेकिन मान लीजिए कोई विदेशी है जिसका भारत से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, पर वो यहाँ आकर इस समाज का हिस्सा बनकर नागरिक बनना चाहता है। क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए दो मुख्य तरीके हैं। एक है पंजीकरण, या जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन। ये किन लोगों के लिए है? ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जिनका कोई भारतीय मूल हो, जैसे उनके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वो 7 साल से भारत में रह रहे हों, या फिर अगर किसी ने भारतीय नागरिक से शादी की हो। और दूसरा तरीका? दूसरा है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पुराना नाता नहीं है। उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। जैसे कि? जैसे एक तय समय तक भारत में रहना, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना और भारत की किसी एक आधिकारिक भाषा का ज्ञान होना। इनके अलावा 2 और तरीके भी हैं। हाँ। अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए, जैसे सिक्किम हुआ था, तो वहां के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। और एक खास प्रावधान असम समझौते के तहत भी है। हाल के सालों में एक शब्द बहुत सुनने में आता है, OCI, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लोग अक्सर इसे दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये सबसे आम गलतफहमी है और इसे साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता। OCI असल में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये भारतीय मूल के लोगों के लिए एक तरह का लाइफ टाइम पास है, जो अब किसी और देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर के नागरिक बन चुके हैं। लाइफ टाइम पास, ये अच्छा तरीका है समझाने का। हाँ, ये उन्हें भारत में बिना वीजा के आने जाने, रहने और यहाँ तक कि काम करने की सहूलियत देता है। लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। ये भारत का अपनी जड़ों से जुड़े लोगों तक पहुंचने का एक तरीका है। और 2015 में PIO कार्ड को भी इसी में मिला दिया गया था ना? जी हाँ, पहले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या PIO कार्ड भी होता था, लेकिन फिर दोनों योजनाओं को मिलाकर OCI को और सरल और फायदेमंद बना दिया गया। स्रोतों में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA का भी जिक्र है। उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? देखिए, इस मुद्दे पर हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद दस्तावेजों में लिखा है, ताकि बात बिल्कुल साफ रहे। बिल्कुल। तो स्रोत के मुताबिक ये कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, जी, पारसी और ईसाई, इन प्रवासियों से जुड़ा है। इसके तहत जो लोग इन समुदायों से हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। तो जैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है, क्या इसे छीना भी जा सकता है या कोई इसे छोड़ भी सकता है? हाँ, नागरिकता खत्म होने के भी 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है त्याग, यानी रिनंसिएशन। मतलब अपनी मर्जी से छोड़ देना। बिल्कुल, अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। दूसरा है समाप्ति या टर्मिनेशन। ये अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे? जिस पल कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिकली? जी। और इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकत सरकार को वंचन या डिप्रिवेशन में मिलती है ना? बिल्कुल। बाकी 2 तो व्यक्ति के अपने हाथ में है। जी। पर ये तीसरा तरीका, ये सरकार के हाथ में एक बड़ा अधिकार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वंचन या डिप्रिवेशन वो तरीका है जिससे सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है। और ये कब होता है? ऐसा तब किया जाता है जब नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई हो, या किसी ने संविधान का अपमान किया हो, या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश से मिला हो। ये एक गंभीर कदम है और सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही उठाया जा सकता है। स्रोतों में एक और बहुत ही अनोखी बात का जिक्र है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत,
इसका मतलब क्या है, खासकर जब हम अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों से इसकी तुलना करते हैं? ये भारतीय संविधान की आत्मा से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। आप एक अमेरिकी नागरिक होते हैं और साथ ही आप टेक्सास या कैलिफोर्निया के नागरिक भी होते हैं। हाँ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप पंजाब में पैदा हों या केरल में, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नहीं। और ऐसा क्यों किया गया? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया ताकि क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी न हो जाए, ताकि देश की एकता बनी रहे। लेकिन यहाँ एक पेंच है। असल जिंदगी में हम देखते हैं कि राज्य अपने निवासियों को कुछ फायदे तो देते ही हैं। हाँ, देते हैं। जैसे किसी कॉलेज की फीस में छूट या कुछ नौकरियों में प्राथमिकता। तो ये एकल नागरिकता के विचार से मेल कैसे खाता है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, और इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा: जन्मस्थान और निवास। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, आपका जन्मस्थान एक ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे आपकी जन्म तिथि, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन आपका निवास आपका वर्तमान पता है, जो बदल सकता है। संविधान कहता है कि कोई राज्य ये नहीं कह सकता क्योंकि तुम उस दूसरे राज्य में पैदा हुए थे, तुम्हें यहाँ ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये भेदभाव होगा। ठीक है। लेकिन वो ये कह सकता है क्योंकि तुम अभी हमारे राज्य के निवासी हो, तुम्हें फीस में ये छूट मिलेगी। ये निवास के आधार पर है, जन्मस्थान के आधार पर नहीं, और इसकी इजाजत है। और नौकरियों के मामले में? नौकरियों के मामले में भी अनुच्छेद 16(3) के तहत सिर्फ संसद को ये अधिकार है कि वो किसी राज्य की कुछ नौकरियों के लिए वहां का निवासी होना अनिवार्य बना सकती है। राज्य सरकारें खुद ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है? जी। और अंत में अधिवास या डोमिसाइल की अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साफ किया है कि भारत में सिर्फ एक ही अधिवास है, भारत का अधिवास। राज्यों का अपना अलग अधिवास नहीं होता। ये सब भारत को एक इकाई के रूप में मजबूत करने के लिए है। तो आज हमने भारतीय नागरिकता की पूरी कहानी को समझा, संविधान की शुरुआत से लेकर आज के कानूनों तक, इसे पाने और खोने के तरीकों से लेकर एकल नागरिकता के पीछे की सोच तक। बिल्कुल। और हमारे स्रोत एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर खत्म होते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि भले ही संविधान में एकल नागरिकता और एकल अधिवास की बात है, लेकिन जब राज्य अपने निवासियों के लिए बोनाफाइड रेजिडेंट जैसे नियम बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रांतीयता को बढ़ावा देता है और उस एक भारत की भावना को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक राष्ट्र अपने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के आदर्श और क्षेत्रीय पहचान और लाभों की वास्तविकता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, इस पर विचार करने के लिए आपको छोड़ जाते हैं।